मेरा नाम मनीषा है और मेरी उम्र 19 साल की है। मैं अपनी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। तभी अचानक बाहर से दरवाज़ा इतनी ज़ोर से खुलने की आवाज़ आई कि मैं अपनी चप्पल पहनकर फ़ौरन बाहर भागी। मैं जैसे ही दरवाजे तक पहुंची, मैंने देखा कि भाभी रोती हुई अंदर आई और भागते-भागते अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। जबकि मम्मी भी उनके पीछे ही भागते आई। जब मम्मी ने भाभी की रोने की वजह पूछी, तब वह मुझसे कहने लगी कि वह तो ड्रामा कर रही है, तुम उस पर ध्यान न देकर अपनी परीक्षा पर ध्यान दो। मम्मी की बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई। तभी तो इनकी अच्छी है, उन्होंने कभी किसी किस्म का ड्रामा या मक्कारी नहीं की थी, तो फिर मम्मी ऐसे क्यों कह रही है? यह सोचती हुई मैं फिर परेशान से अपने कमरे में जाकर पढ़ने लगी। पूरा दिन यूं ही खामोशी से उदास गुजरा था। पूरे दिन भाभी कमरे से बाहर नहीं निकली और मेरी परीक्षा आने वाली थी, तो मैं पढ़ाई कर रही थी, तो मजबूरन खाना भी मम्मी को ही बनाना पड़ा। यह मेरे लिए आज का दिन का दूसरा सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि जब से भाभी शादी करके आई थी, उन्होंने मुझे और मम्मी को किचन में कदम रखने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि वह किचन का सभी काम खुद ही बहुत अच्छे से करती थी। मेरे भाई किसी और शहर में जॉब करते थे। कल वह आने वाले थे। अक्सर भाई जब आते थे, तब भाभी अपने हाथ से उनके लिए उनकी पसंद का सारा खाना बनाती थी और फिर बाद में भी खुद भी अच्छे से तैयार होकर उनका इंतज़ार करती थी। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और मुझे यह मामला, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि क्या हुआ, तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल रहा था। लेकिन मैं चुपचाप यह सब होता हुआ देख रही थी, क्योंकि मम्मी ने मुझे सख्ती से यह सब भाई को बताने से मना कर दिया था और भाभी खुद को कमरे में बंद किए बैठी हुई थी कि सुबह हो गई। दूसरा दिन भी ऐसे ही चल रहा था। भाभी ने खुद को कमरे से नहीं निकाला और आज खाना भी मम्मी ने फिर से खुद ही बनाया। रात जब भाई घर आए, डाइनिंग टेबल पर भाभी को नहीं पाया। वह मम्मी से उनके ना होने की वजह पूछने लगे, तो मम्मी ने हाथ बढ़ाकर बहाना बना दिया कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं हैरान होकर कि मम्मी को देखा, तो मम्मी ने मुझे एकदम से चुप रहने का इशारा किया। मैं खामोश हो गई। चलो भाई, अब जब कमरे में जाएंगे तो भाभी से बात करने के बाद सब सच ही सामने आ जाएगा। हम सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए, लेकिन भाभी का कमरा अंदर से ही बंद था। तो भाई को घबराहट होने लगी और वह जल्दी से डुप्लीकेट चाबी लेकर आ गए और रूम को खोलने लगे। जैसे ही रूम के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि भाभी अभी तक सो रही है। जल्दी अंदर गए और अपना रूम अंदर से लॉक किया और उसके पास चले गए। पानी देने मम्मी के कमरे में गई थी। तब जब वापस आ रही थी, तो मैंने देखा कि भाई गुस्से से मम्मी के कमरे में आ रहे थे, लेकिन मुझे देख कर ही कहने लगे कि छोटी, तुम अपने कमरे में जाओ, मुझे मम्मी से अकेले में कुछ बात करनी है। मैं भाई को हम सुनते ही एकदम कमरे में भाई को सुनते ही एकदम मैं बाहर चली गई। मुझे कल से भाभी की रोने की आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैं दरवाज़ा के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगी। सुनने से मुझे अपने कानों पर शक होने लगा कि शायद मैंने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया, कि भला मम्मी ऐसा कैसे कर सकती है। भाई बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। मम्मी से कह रहे थे कि मम्मी, आपको भगवान का वास्ता, आप मेरी पत्नी की जान छोड़ दें। वह बहुत सीधी है, वह बहुत सुशील है और आप ऐसा काम नहीं करवाइएगा। जब भगवान को हमें संतान देनी होगी तो वह खुद दे देगी। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि आज के बाद अगर कोई मेरी पत्नी को किसी 2 टके के बाबा या किसी गली मोहल्ले के ढोंगी तांत्रिक के पास लेकर गई, तो याद रखिएगा, मैं अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर चला जाऊंगा और यह घर छोड़ दूंगा। और यह सिर्फ धमकी नहीं है। भाई की घर छोड़ने की बात सुनकर मम्मी पर तो मानो पहाड़ ही टूट पड़ा था और वह फौरन रोने लगी और कहने लगी कि बेटा, यह सब मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूँ। तुम्हारी संतान का मुंह देखने के लिए तो यह जतन कर रही हूँ, लेकिन बेटा, तुम्हें अगर नहीं पसंद है तो मैं नहीं करूँगी, नहीं लेकर जाऊँगी दोबारा उसे। लेकिन बेटा देख, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तू यह सब घर
घर छोड़कर नहीं जाना, मैं कैसे रहूँगी तुम लोगों के बिना। भाई मम्मी की बात सुनकर ठंडा पड़ गया और मम्मी को गले से लगाकर बोलने लगा कि मम्मी मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, लेकिन याद रखें कि मेरी पत्नी बहुत सीधी और सुशील है, वह और पवित्र औरत है। उसे यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। भगवान के लिए उसे किसी के सामने न लेकर जाएं। मम्मी ने हाँ में सिर हिला दिया। भाई ने उसका माथा चूमा और अपने कमरे में चले गए। भाई के जाते ही मैं दरवाज़ा के पीछे निकलकर अपने रूम में आ गई, लेकिन कमरे में आते ही मैं लगातार अपने कमरे में चक्कर काटने लगी। मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि आखिर मम्मी भाभी के साथ क्या कर रही है। मम्मी भाभी को आखिर किस तांत्रिक बाबा के पास लेकर गई थी। क्यों भाई बार बार एक ही बात किए जा रहे थे, मेरी पत्नी बहुत पवित्र औरत है और यह सब नहीं कर सकती, उसे यह अच्छा नहीं लगता। कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, कुछ तो दाल में काला ज़रूर है। मेरे दिमाग में एकदम से यही एक घूम रहा था, कहीं मम्मी भाभी से के साथ कुछ गलत तो नहीं करवा रही है। यह सोचते ही मैं एकदम अपनी सोच में कौन एकदम से बदल ही दिया था। ऐसा नहीं हो सकता। भला मम्मी भाभी के साथ ऐसा क्यों करेगी? भला मम्मी अपनी बेटी घर क्यों खराब करेगी? लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो भाई बार बार मम्मी से ऐसा क्यों कहते कि मेरी पत्नी बहुत पवित्र है, वह सुशील है। कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। मैं इन्हें सोचूं तो क्या सोचूं? क्या मुझे बहुत देर हो चुकी थी। तब मैं उलझी रही थी। आखिर मैं इन सब सोचों में तंग आ चुकी थी, इसलिए सब झटक कर पढ़ने बैठ गई। पूरे 10 दिन तक हम सबके साथ भाई ने गुजर बढ़े अच्छे से रहे। फिर अपनी जॉब के लिए दूसरे शहर में चले गए। यूं ही गुजरने लगा, लेकिन अब सब पहले जैसा होने लगा। मम्मी उसी दिन से भाई के जाने वाली धमकी के बाद भाभी को किसी भी पंडित या बाबा के पास लेकर नहीं गई थी, इसलिए भाभी बहुत खुश हो गई और इनसे मैं एकदम खुश भी रहती थी। भाभी अब हर काम पहले की तरह करने लगी थी और मेरे साथ भी बहुत अच्छा समय बिताने लगी थी। लेकिन मैं जब भी उनसे उस बात को पूछती, जिस दिन वह रोते हुए घर आई थी, तो वह घबराकर बात को बदल देती थी और एकदम से मेरे पास से उठकर चली जाती थी। मुझे उनके इस व्यवहार से बहुत हैरान मैं हो जाती थी कि आखिर भाभी इस तरह घबराकर क्यों जा रही हैं और मुझे क्यों कुछ बात नहीं बता रही है। दूसरी तरफ मम्मी का व्यवहार भी मुझे हैरत और परेशानी में डाल रहा था। वह अक्सर भाभी के कमरे में घुसकर उनसे पता नहीं क्या क्या बात करती रहती थी, लेकिन जैसे ही मैं उनके कमरे में जाती तो मम्मी और भाभी दोनों ही घबरा जाती। बल्कि मम्मी तो मुझे बहुत गुस्से से बातें भी सुना दिया करती थी, कभी कभी तो कमरे से निकल जाने को भी कह दिया करती थी। बहुत ज़्यादा परेशान थी और हैरत में भी कि आखिर ऐसी कौन सी बात चल रही है। मम्मी और भाभी के बीच में अपना व्यवहार ऐसा क्यों कर रही थी, पता नहीं, जैसे ही वह कोई राज छुपा रही हो। कुछ तो था ऐसा जो गलत था। कुछ तो मम्मी भाभी के साथ छुपा छुपा के कुछ काम कर रही थी, लेकिन वह आखिर ऐसा कौन सा राज था। मुझे अक्सर यह सारे सवाल बहुत ज़्यादा परेशान रखते थे। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी मायूसी भाभी के साथ कुछ गलत हो, लेकिन मुझे सच भी तो नहीं मालूम था ना। मैं ऐसे कैसे किसी पर इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकती थी, इसलिए मैं मजबूर होकर खामोशी से सही वक्त का इंतज़ार करने लगी। अब घर का माहौल मुझे बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा घुटन सा महसूस लगने लगा था। भाभी घर का काम करके चुपके से कमरे में जाकर बंद हो जाती। भाभी ने अब मेरे पास बैठना भी बंद कर दिया था और उसकी वजह से यह सब जब मेरे पास बैठी तो वही सवाल करने लग जाती, इसलिए उन्होंने गुस्से से मुझसे दूरी बना रखी थी। जबकि मम्मी तो गुस्से में घूमती ही रहती थी, जैसे उनका कोई अहम मकसद पूरा ना हो रहा हो, जैसे उनका कोई भी काम पूरा ना हुआ हो। लेकिन मेरे पूछने पर मुझे सख्ती से डांट दिया करती थी। मैं बहुत बेसब्री से भाई के आने का इंतज़ार करने लगी। मैंने 2-3 बार भाई को कॉल करके कहा कि भाई आप इस बार प्लीज़ जल्दी घर आ जाएं, मुझे आपसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी है। लेकिन भाई ने कहा कि बेटा मैं तुम्हारे बुलाने पर घर आ जाता, लेकिन इस महीने सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और कंपनी के कुछ एम्प्लॉय भी छुट्टी पर घर जा चुके हैं, इसलिए मैं चाह कर भी नहीं आ रहा।
नहीं आ सकता बेटा, सब कुछ दिन की तो बात है, फिर मुझे आना ही होगा, फिर हम बैठकर आराम से बातें करेंगे। भाई की मजबूरी को देखते हुए मुझे चुपचाप रहना पड़ा। मैं चुपचाप भाई के आने का इंतजार करने लगी। एक दिन मम्मी की दोस्त मिठाई का डिब्बा हाथ में लिए घर आई। मम्मी से मिलकर वह मम्मी की आंखों ही आंखों में कुछ इशारे करने लगी। मुझे उनकी यह हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। बिल्कुल उनकी सारी हरकतें बहुत ज़्यादा अजीब सी लग रही थी, जबकि मम्मी भी उनकी इस अजीब सी हरकत में उनके पूरा साथ दे रही थी, जबकि उनका यही चीज़ मुझे चौंकाने पर मजबूर कर रही थी। थोड़ी देर गुजरी तभी भाभी नाश्ते में भरी ट्रे लेकर आई। भाभी ट्रे रखने के बाद रखकर जाने ही लगी तो तभी मम्मी की दोस्त मीनू आंटी ने उनका हाथ पकड़ लिया और भाभी ने उनका सवाल भरी नज़रों से देखा। मीनू आंटी के कुछ भी बोलने से पहले ही मम्मी बोल पड़ी, शालिनी बेटा थोड़ी देर हमारे पास बैठ जाओ, मेरी फ्रेंड आपसे कुछ बात करना चाहती है। मम्मी और उनके दोस्त बार बार नज़रों से बात कर रही थी और फिर उन लोगों को मैं समझ भी चुकी थी। दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट मुझे किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी। मुझ पर हैरत से पहाड़ टूट पड़ा। मीनू आंटी भाभी का हाथ पकड़कर घमंड से कहने लगी, देखो अभी 1 साल पूरा भी नहीं हुआ मेरे बेटे को शादी को, और देखो मेरी बहू ने मुझे दादी का सुख दे दिया। अपनी शादी से पहले ही, सालगिरह के पहले ही मेरी बहू ने मेरी गोद में एक सेहतमंद पोता डाल दिया। मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ। मीनू आंटी का अंदाज कुछ ऐसा ही था जैसे वह भाभी को नीचे दिखाने की कोशिश कर रही हो। भाभी भी बेचारी सर नीचे करके सुन रही थी। वह कर भी क्या कर सकती थी। इतनी ही देर में मम्मी की फ्रेंड बोल पड़ी। अब वह बाकायदा भाभी से पूछने लगी, तुम्हारी शादी को देखो 4 साल हो चुके हैं, तुमने कोई खुशखबरी नहीं सुनाई अभी तक। भाभी उनका सवाल सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। वह नज़रें झुकाए ना मैं सिर हिलाने लगी। मीनू आंटी फिर से भाभी का चेहरा छूकर कहने लगी, बेटा हो तो तुम बहुत खूबसूरत, ऐसे ऐब भी नहीं नज़र आना तुमसे तो आखिर बात क्या है कि अभी तक तुम खाली दामन हो। फिर वह एकदम से चेहरे पर हाथ रखकर कहने लगी, क्या तुम बांझ तो नहीं। उनका सवाल सुनकर भाभी रोने लगी और कहने लगी कि नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है, जब भगवान को मंजूर होगा तब भगवान मेरी झोली ज़रूर भरेंगे। जबकि आंटी भाभी की बात सुनकर अपना चेहरा मुरझाकर बोली कि बेटी प्रार्थना के साथ साथ दवा और झाड़ फूँक भी ज़रूरी है, लेकिन आजकल की नस्ल को कौन समझेगा। उनकी बात सुनकर भाभी अपनी आंखों में आंसू साफ करके अपने कमरे में चली गई। आंटी भी मम्मी से मिलकर चली गई। मीनू आंटी के जाने के बाद भाभी थोड़ी देर में ही अपने कमरे से बाहर निकलकर मम्मी के पास आई और अपने हाथों में आंसू साफ करते हुए कहने वाली कि मम्मी मैं राजी हूँ उस बाबा के पास जाने के लिए, बस यह बात किसी तरह से विकास को पता ना चले। मम्मी मुस्कुराकर कहने लगी कि हाँ, यह तो बहुत तूने अच्छा फैसला लिया, और भला मैं क्यों बताऊंगी अपने बेटे को, बल्कि तू यह ख्याल रखने की किसी भी तरह से यह बात उनके कानों तक ना पहुँचे। भाभी रोती हुई मम्मी से कहने लगी, बस मुझे अब बचपन के ताने नहीं सुनना है, मुझे किसी के ताने भी नहीं सुनना है बांझपन के। बस इसलिए मैं यह फ़ैसला लिया, और आप बेफ़िक्र रहें, मैं किसी भी तरह यह बात विकास को पता लगने नहीं दूँगी। भाभी हाँ कहते हुए और रोते हुए दोबारा अपने कमरे में चली गई, जबकि भाभी के जाते ही मम्मी पर भी हंसती हुई अपने कमरे में चली गई। मम्मी का यह व्यवहार मुझे बहुत अजीब लग रहा था। धीरे से मम्मी के पीछे जाकर उनके दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई। अंदर झांकने ही लगी थी कि मैंने सुना कि मम्मी कह रही है कि मीनू क्या एक्टिंग की है तूने, देख तेरा नाटक काम आ गया। तेरे जाते ही मेरी बहू मेरे पास आई और वह सब करने के लिए राजी हो गई जिसके लिए शायद मैं कभी राजी नहीं कर सकती थी। देख मीनू, तेरी एक चाल से में ही मेरी बहू उस बाबा के पास जाने के लिए तैयार हो गई। अब मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा है कि मेरी बहू बाबा के पास जाने के लिए मान गई। मम्मी खुशी खुशी बोले जा रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था
कि मैं अब यहाँ और खड़ी रही तो मैं चक्कर खाकर गिर जाऊंगी। मेरे लिए यह सोचा ही जान का बवाल था कि मम्मी ने किस तरह भाभी को अपने इस गंदे जाल में फंसाया था। मम्मी ऐसे कैसे कर सकती थी? मैं यह सब सोचने में मगन थी। अब मुझे मम्मी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी तो मैं जल्दी से उनके दरवाजे से निकलकर अपने कमरे में आ गई। मम्मी भाभी के कमरे में जाकर भाभी से बोली कि कल शाम को तैयार रहना, हम 5 बजे बाबा के पास चलेंगे। मम्मी और भाभी को रात का खाना खाकर अपने कमरे में जाकर सो गईं। लेकिन ना मुझे खाना खाया गया और ना ही मुझे पूरी रात नींद आई। पूरी रात बिस्तर पर ही करवटें बदलती रही और बस यही सोचती रही, आखिरकार मम्मी भाभी के साथ क्या कर रही है, क्या करने वाली भी है, आखिर वह क्या करवाना चाहती है। वह भाभी से उन्होंने सोचने पर मेरी आंखें कब लग गईं मुझे पता ही नहीं चला। देर रात के सोने की वजह से मेरी आँख बहुत ज़्यादा लेट खुली थी। मैं जल्दी जल्दी उठकर बाहर भाग कर मुझे यह सच परेशान कर रही थी कि कहीं मेरी मम्मी और भाभी को लेकर चली तो नहीं गई। लेकिन जब मैं आंगन में गई तो मैंने देखा कि मम्मी वहीं हैं। ऐसे ही टेंशन के वक्त गुजर गया। शाम हो गई। शाम को मैंने देखा कि भाभी तैयार खड़ी हुई मम्मी का इंतजार कर रही थी, जबकि मम्मी पता नहीं किसके अंदर अपने कमरे में बातें कर रही थी। थोड़ी ही देर में बाद मम्मी बाहर आई और भाभी से कहने लगी कि अब तुम्हारे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने कमरे में जाओ। मम्मी की यह बात सुनकर भाभी खुशी खुशी अपने कमरे में चली गई। मुझे यह जानकर बहुत हैरानी हुई कि आखिर मम्मी ने क्यों अपनी खुद की चाल बेकार जाने दी। फिर मैंने सोचा कि शायद मम्मी के दिल में भगवान का डर आ गया होगा। मैं खुश होकर अपने कमरे में चली गई। लेकिन कुछ देर बाद मैंने देखा कि मम्मी एक बड़ी सी पोटली उठाई घबराते हुए बाहर की तरफ जा रही थी। मैंने मम्मी से पूछा कि आप इस तरह से कहाँ जा रही हैं? तो मम्मी फ़ौरन से गुस्से से बोली कि मैं तुम्हें जवाब दूंगी, तुम मेरी बेटी हो ना कि मैं तुम्हारी, इसलिए चुपचाप अपने कमरे में जाओ, मैं थोड़ी देर बाद में आ जाऊंगी। मैं मम्मी का यह व्यवहार देखकर बहुत हैरान रह गई और फिर चुपचाप किचन में जाकर अपने लिए चाय बनाने लगी। चाय बनाने के बाद मैं वहीं बाहर बैठकर पीने लगी। अभी मैंने 2-4 अच्छा ही पिए ही थे कि मैंने 2-4 घूंट ही मैंने पिया था कि मैंने देखा कि मम्मी जल्दी जल्दी दरवाज़ा खोलकर अंदर आई। दरवाज़ा अंदर से बंद किया और सीधे भाभी के कमरे में चली गई। मैं भी चाय वहीं छोड़कर उसके पीछे कमरे में चली गई। मम्मी ने अपने दुपट्टे में एक बोतल खोलकर भाभी की दी। वह कहने लगी कि बाबा ने यह तेल दिया है और वह कह रहे थे कि यह तेल उन्हें बांझ औरतों के लिए तैयार किया गया है, न जाने कौन सी जड़ी बूटियों से बनाया गया है। यह तेल बाबा कह रहे थे कि जो तुम्हें रोजाना यह तेल अपने पेट पे लगाना है, देखते ही तुम कुछ दिनों में ही गर्भवती हो जाओगी। और सबसे आम बात कि बाबा जी ने यह तेल पर मंत्र पढ़कर फूंके हैं और कह रहे थे कि अगर किसी का पति नामर्द हो तब भी उसकी पत्नी यह तेल लगाएगी तो वह गर्भवती हो जाएगी। भाभी ने तो मम्मी की बातों पर यकीन करके वह तेल लगा लिया, लेकिन मुझे मम्मी की उस बाबा की किसी बात पर यकीन नहीं हुआ था और ना ही उसकी कोई जड़ी बूटी वाली तेल पर यकीन था। आखिर मैं मेडिकल स्टूडेंट थी, इसलिए मुझे बहुत अच्छी तरह से पता था कि अभी तक ऐसा कोई भी तेल साइंस नहीं बना पाई है। यह तो सरासर झूठ है, ऐसा कौन हो सकता है। मैं यह सब देखकर हैरान थी कि तभी भाई की जोरदार नमस्ते करने की आवाज़ से मैं होश में आई और मैं खुशी से उनके गले में लगकर भाई मुझसे पूछने लगे कि तुम क्या कह रही थी, तुम्हें बात करना चाहती थी। लेकिन मैंने बहाना बना दिया, उन्हें टाल दिया। बस मुझे आपसे मिलने का दिल कर रहा था, इसलिए मैंने यह सब कहा था। अब घर का माहौल एकदम खुशहाल माहौल सा छाया हुआ था। मम्मी भाई से चुप कर वह तेल भाभी रोज लगा रही थी और भाभी भी चुपचाप वह तेल लगवा लेती थी क्योंकि वह भी माँ बनना चाहती थी। एक दिन भाभी खुशी से मम्मी के पास आई और कहने लगी कि मुबारक हो मम्मी, आप दादी बनने वाली हैं। मम्मी खुशी से भागी और गले लगाकर उनके कान में धीरे से बोली, बहुत देखा बाबा जी के तेल का कमाल। भाभी जोर जोर से हाँ में हाँ हिलाने लगी। मेरे लेकिन यही
यकीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, भला ऐसे कैसे हो सकता है। इसलिए मैं भाभी के कमरे में गई, वह तेल चुपके से अपने दुपट्टे में छुपाकर अपने कमरे में चली आई। अब मैं मम्मी और भाभी से छुपाकर वह तेल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और एक दिन मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि मैं देख कर ही हैरान रह गई। अब मैं मम्मी और भाभी से छुपाकर वह इस्तेमाल तो कर लेती थी, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा ही हुआ तो वह इंसान कभी मेरे से हाथ पकड़ लेता तो कभी मेरे कंधे पर अपना बाजू रख देता। मैं मम्मी को यह सब बताना, लेकिन मम्मी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। मम्मी का भरोसा टूटा था। वह रोते हुए कहने लगे कि मैं अपनी बेटी की संतान देखने के खातिर इतनी अंधी हो गई थी कि वह फरेबी को पहचान नहीं सकी। यह मालूम था कि तेल उसने मुझे तो दिए थे, लेकिन 1 लाख लेकर दिया था। मम्मी रोते हुए अपना माथा पीटने लगी कि आखिर मैंने यह क्या कर दिया, मेरी दौलत। और मैं अफसोस को और उनकी देखने लगी। भाई ने एकदम से ढोंगी और फरेबी बाबा के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई, क्योंकि उसे बाबा के खिलाफ पहले भी बहुत सारी रिपोर्ट दर्ज हैं थी। इसलिए अगले ही दिन वह ढोंगी बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया और उसका ठिकाना भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया। भाई उसे बाबा को अंजाम बात पर इस इतना बोतल की मम्मी, अगर इस दुनिया में कोई पत्ता भी हिलता है तो वह भगवान की ही मर्जी से ही। इसलिए भगवान पर यकीन करके जो भी करता है वह करो। जो चीज़ मिल जाती है भगवान पर विश्वास रखो तो, लेकिन उसके लिए व्रत रखना शर्त है। यह सब करना भी बहुत बड़ी शर्त का है। काश आपने भी भगवान पर यकीन किया होता तो सब से काम लिया होता तो आज आप अपनी शादीशुदी की जमा पूंजी भी लुटाती नहीं। मम्मी ने रोते हुए कहा। मैं सर हिलाकर दिया। उन्हें शायद भाई की बातें समझ में आने लगी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मेरी स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और चैनल में आप पहली बार हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छी अच्छी स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के मेरी तरफ से आप लोगों को धन्यवाद।